बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो दरख्वास्त नवीसी है। जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया था कि बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 6 दरख्वास्त नवीसी या रसीद नवीसी का होता है। तो आज हम बात करेंगे दरख्वास्त के बारे में। दरख्वास्त के बारे में हम पहले बात इसलिए करेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर दरख्वास्तें आती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि बोर्ड के पेपर में दरख्वास्त या रसीद में से एक ही उन्वान आता है और वही करना होता है। तो दरख्वास्त ज़्यादा बार आती है, रसीद उसकी निस्बत कम बार आती है, इसलिए हम पहले दरख्वास्त के बारे में बात करेंगे। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है अर्ज़ करना, अपना मुद्दा बयान करना, किसी काम के लिए किसी दूसरे से गुजारिश करना। बोर्ड के पेपर में दरख्वास्त का सवाल नंबर 6 होता है और इसमें अज्जा के नंबर अलग अलग दिए जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो दरख्वास्त का खाका बताऊंगी, उसके बाद दरख्वास्त लिखने के लिए किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है और उसके बाद नफ्स मज़मून आप बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर किस अंदाज से लिख सकते हैं ये बताऊंगी। और उसके बाद कुछ अहम दरख्वास्त के बारे में यानी उन्वानात के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी दरख्वास्त ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा बेहतर नताइज आपको मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं खाका। दरख्वास्त का खाका क्या होता है? दरख्वास्त के 10 नंबर होते हैं। सबसे पहले हमने जिस शख्स के नाम दरख्वास्त लिखनी होती है उसको मुखातिब करने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल साहब के नाम लिखनी हो तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अली पेजीम, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद उन्वान लिखा जाता है, क्योंकि उन्वान वो मुख्तसर समरी है या वो मखसूस बात है, मखसूस उन्वान है, मखसूस एक जुमला है कि जो आप जब एक लिखते हैं तो पढ़ने वाले को आपका मुद्दा पता चल जाता है कि आखिर आप क्या सवाल करना चाहते हैं। तो जनाब आली से पहले उन्वान लिखा जाता है, इसका 1 नंबर होता है। इसके बाद जनाब आली लिखा जाता है, 1 नंबर इसका होता है। फिर नफ्स मज़मून है दरख्वास्त का, 5 नंबर नफ्स मज़मून के हैं। उसके बाद सफ़े के बाएं तरफ आपने इसको ख़त्म करना होता है यानी इख्तिताम, 1 नंबर इसका होता है। और बिल्कुल इसी की दूसरी तरफ जहां आपने इख्तिताम पर अल आरिज़ लिखा, दाएं तरफ आपने तारीख़ लिखनी होती है, इस तारीख़ का 1 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर ये 10 नंबर हो जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि दरख्वास्त को जब हम लिखना चाहते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो किस तरह से लिखा जाए। तो बेटा सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो आपको मद्देनज़र रखनी है दरख्वास्त लिखने के लिए वो ये है कि आपने सवाल नंबर ज़रूर लिखना होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर सामने पड़ा हुआ है तो फिर सवाल नंबर क्यों लिखा जाए। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप अपने एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे वो मार्क्स की सूरत में आपको फैसिलिटेट करेगा। चूँकि एग्जामिनर ने जब पेपर मार्क करना होता है और उसने नंबर लगाने होते हैं तो पेपर के शुरू में अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि एक कॉलम बना हुआ होता है जिसमें कि टोटल नंबर और जो आपने उसमें से नंबर ऑब्टेन किए यानी हासिल किए उनकी तफसील लिखने के लिए कॉलम बना हुआ होता है। तो जब एग्जामिनर पर्चा चेक कर रहा होता है तो वो सवाल नंबर अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो फौरी तौर पे नंबर उस कॉलम में लगा सकता है, वरना उसको देखना पड़ता है कि ये कौन सा सवाल था और इसने नंबर कहाँ पर लगाने हैं। इसलिए सवाल नंबर ज़रूर लिखें, सवाल नंबर 6। उसके बाद जो भी आपका सवाल है वो पूरे का पूरा सफ़े पर लिखिएगा और याद रखिए कि दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से लिखें। कभी भी इस्तेमाल शुदा सफ़ा यानी आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं और उसमें आपने नज़्म का खुलासा लिखा, आधे सफ़े पर आपने खुलासा लिख लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आधा सफ़ा बाकी है, आपने दरख्वास्त का सवाल वहाँ से शुरू कर दिया, तो ये गलत अंदाज़ है, ये गलत तरीका है, ये गलत तासुर पड़ता है आपका। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप नए सफ़े से शुरू करें। सबसे ऊपर जो डबल लाइन होती है वहाँ पर आप सवाल नंबर लिखें, बग़ैर लाइन छोड़े आप सवाल लिखें, पूरा सवाल लिखा कीजिए।
उसके बाद आप जब दरख्वास्त शुरू करेंगे तो आपने जिस शख्स को मुखातिब करना होता है वो आपको सवाल में से ही मिल जाता है, यानी वो अल्फाज आपको सवाल में से मिल जाते हैं। फ़र्ज़ करें प्रिंसिपल साहब के नाम है तो आप ऊपर से ही सवाल में से ही देख लीजिए बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। आगे आपने हमेशा किसी भी प्राइवेट इदारे का नाम नहीं लिखना होता। गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज हम क्यों लिखते हैं? इसलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज तो हर शहर में मौजूद होते हैं, हम चूंकि शहर मेंशन नहीं करते अलिफ बे जीम लिखते हैं, इसलिए हमारा मकसद भी पूरा हो जाता है और हम जो बोर्ड के रूल्स हैं उनको वायलेट भी नहीं करते। तो आम तौर पर आपने सुना होगा एक बहस को होते हुए कुछ लोग कहते हैं कि जब भी दरख्वास्त लिखी जाती है तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल के बाद साहब का लफ्ज़ नहीं लगाना चाहिए। मैं आपसे कहूंगी कि यह गलत नहीं है अगर हम साहब का लफ्ज़ लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अदब पढ़ते हैं और उर्दू अदब की ज़ुबान है। एहतराम के मानों में हम अगर साहब लगाते हैं, ये अलकाबात हैं, जितने ज़्यादा अलकाबात हम लगाते चले जाएंगे इससे हम अदब के दायरे में मौजूद रहते हैं। इसलिए बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटता। अगर आप बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब तो भी ठीक है। इसके बाद आपने सख्ता की अलामत लगाना होती है, सख्ता यानी कौमा लगानी होती है। उसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम लिख देना है। इसी तरह से अगर आपने बोर्ड के चेयरमैन के नाम दरख्वास्त लिखनी है तो सवाल में मौजूद होगा, आप लिखेंगे बखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड कौमा अलिफ बे जीम या रावलपिंडी बोर्ड अलिफ बे जीम, कुछ भी इस तरह से जो भी सवाल में मेंशन है आप लिख सकते हैं। उसमें आपको किसी किस्म के नंबर कटने का अंदेशा नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात कि आपने उन्वान लिखना है। आप उन्वान का लफ्ज़ मार्कर के साथ लिखिए, प्रोमिनेंट करके लिखिए, हाशिए के साथ लिखिए और उसके बाद बगैर कोई अलामत लगाए सामने आप उन्वान लिखेंगे। उन्वान लिखते हुए आपने जिस बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि मुख्तसर से मुख्तसर आपका उन्वान लिखा हुआ हो। जैसे फ़र्ज़ करें फ़ीस माफ़ी से मुतालिक आ गया, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अगर आपने चेयरमैन बल्दिया के नाम दरख्वास्त लिखनी है मोहल्ले की सफाई के लिए, दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला। अगर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त लिखनी है, दरख्वास्त बराए हसूल करेक्टर सर्टिफिकेट। मुख्तसर से मुख्तसर, यहाँ आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं जनाब आली की तरफ। अगर आपने बखिदमत जनाब जो भी आपका उन्वान था उसको लिखा था आपने, जिसको भी आपने मुखातिब किया था, अगर वो एक लाइन पे आया है तो आपने जनाब आली सफ़े के दरमियान में लिखना होता है। और अगर आपने 2 लाइनें इस्तेमाल कर ली हैं, 2 सतूर सर्फ कर ली हैं, तो फिर आपने जनाब आली हाशिए के साथ दाएं तरफ जोड़ कर लिखना होता है। दोनों अंदाज ठीक होते हैं। जनाब आली के बाद निदाइया की अलामत ज़रूर लगाइए, क्योंकि निदाइया की अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ हम किसी को मुखातिब करते हैं। तो जब आप जनाब आली किसी को मुखातिब कर रहे हैं तो वहाँ निदाइया की अलामत ज़रूर लगाइए। 1 नंबर यहाँ पर होता है और जनाब आली हमेशा मार्कर के साथ लिखें। यहाँ पर तालबात के लिए एक बात वाज़े करती चलूँ कि बाज़ दफ़ा जब तालबात लिख रही होती हैं तो वो लिखती हैं बखिदमत जनाबा प्रिंसिपल साहिबा या फिर जनाबा आलिया। तो ये ऐसा लिखना गलत है, आप जनाब आली ही लिखें, यही सही है। इसके बाद आता है नफ्स मज़मून, और दरख्वास्त का सबसे अहम हिस्सा नफ्स मज़मून। अब इसमें जो आपका उन्वान था आपने उसको वजाहत के साथ लिखना है। हमेशा दरख्वास्त शुरू करते वक्त आप लिखें मोदबाना गुजारिश है, यानी नहायत अदब से गुजारिश है, और उसके बाद जो आपका उन्वान है उसको आप लिखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा या गैर ज़रूरी तफसीलात लिखने से गुरेज कीजिए, टू द पॉइंट बात लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह हम ख़त लिखते हैं, निजी ख़त लिखते हैं, बहुत बात को फैला देते हैं, इस तरह करने से हमें गुरेज करना होता है। हमने जो भी बात लिखनी है टू द पॉइंट लिखनी है, हमने अहम नुकात लिखने। इसलिए आप मुख्तसर से मुख्तसर दरख्वास्त लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतनी मुख्तसर नहीं कि जैसे फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त आ गई। अब फ़ीस माफ़ी की मिसाल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बोर्ड के पेपर में, अगर पिंडी बोर्ड के पेपर में पिछले 5 साल आप पेपर्स उठा कर देखेंगे तो आपको 12 फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त ही देखने को मिलेगी।
तो बाज़ दफ़ा आप जब फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त आप देखते हैं, आपकी सवाल पर नज़र पड़ती है, एकदम से आप खिल उठते हैं कि बहुत आसान सवाल आ गया है। अब जब बच्चे ये दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी की लिख रहे होते हैं तो आम तौर पर हर बच्चे का एक ही नफ्स मज़मून होता है कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, मेरे वालिद अकलौते कमाने वाले हैं या उनका ज़रिए आमदन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम घर के अफराद ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ये जो टिपिकल सी एक तहरीर है इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप इसमें कुछ और सोचिए, कुछ और आइडियाज़ शेयर करें, यहाँ पर कुछ और रीज़न लिखें, कोई और वजह लिखें कि आप फ़ीस क्यों नहीं दे सकते। बहुत से मसाइल हैं और ख़ास तौर पे अगर आप करंट इश्यूज़ को वहाँ पर डिस्कस करें तो वह आपका ज़्यादा अच्छा तासुर पड़ता है। जैसे आजकल की जो सूरत हाल है उसमें आप देखते हैं कि आजकल कारोबारी मराकज़ तमाम तर बंद हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई किसी कारखाने या फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया, आप उसको भी रीज़न बना सकते हैं। अगर किसी जगह पर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ गई, कोई खुदकुश हमला हो गया, कोई धमाका हो गया, कोई इस तरह की सूरत हाल हो गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, किसी में आग लगी जिसमें कि आपके जो मुतालिका लोग थे, यानी आपके वाले साहब थे, भाई थे या जो भी रिश्तेदार थे जिनके हवाले से आप बात करें, उनका कारोबार उसकी वजह से मुतासर हो गया। कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई पैरालाइज हो जाता है, कमाने के काबिल नहीं रहता, आप इसको ले लीजिए। मतलब ये कहने का कि ये जो एक रिवायती तहरीर है कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से और वगैरह वगैरह, इससे थोड़ा सा बाहर आइए। कोशिश कीजिए कि दरख्वास्त हमेशा 2 पैराग्राफ की सूरत में ज़रूर लिखिए, यानी एक सफ़ा तो पूरा आपको लिखना है। ये ना हो कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है 10 सतूर लिखी और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। नहीं, अब आप चूँकि फ़र्स्ट ईयर में बैठे हैं, आपका लेवल भी बड़ा हो गया है, इसलिए इस नफ्स मज़मून के 5 नंबर को मद्देनज़र रखते हुए आपको आम दरख्वास्त से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। बहुत गैर ज़रूरी तफसीलात भी नहीं देनी, लेकिन इतना मुख्तसर भी नहीं लिखना कि पता चले कि कोई 6th-7th के स्टूडेंट जो हैं वो दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो एक सफ़ा तो कम अज़ कम होना चाहिए। जब आप 2 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, इन 2 पैराग्राफ्स में कोशिश कीजिए कि 2 या 3-4 अल्फाज पूरी दरख्वास्त में, यानी दोनों पैराग्राफ्स में मार्कर के साथ ज़रूर प्रोमिनेंट कीजिए। जो बहुत अहम अल्फाज होते हैं उनको मार्कर के साथ थोड़ा नुमायां करके लिखते हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट करके लिखते हैं। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि एग्जामिनर आपकी पूरी दरख्वास्त को नहीं पढ़ता, सिर्फ वो अल्फाज आपके नफ्स मज़मून को बयान कर देते हैं। तो आप अपना नफ्स मज़मून उन चंद अल्फाज की मदद से भी दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। आसान अल्फाज लिखिए, मुख्तसर जुमले लिखिए, क्योंकि जितना लंबा जुमला लिखा जाता है उसमें ग्रामर की रूह से ज़्यादा गलती होने का इम्कान होता है। जब आपका नफ्स मज़मून पूरा हो जाता है, दरख्वास्त कभी भी डायरेक्ट ख़त्म ना कीजिए। आप आखिर पे 1 या 2 जुमले ऐसे ज़रूर लिखें कि जिससे दूसरे को ये महसूस हो कि आप वाकई अगर आपकी दरख्वास्त पर उसने अमल किया तो आप उसके शुक्रगुजार होंगे। जैसे ऐन नवाजिश होगी, ये कॉमन सा जुमला है जो हर दरख्वास्त में आप लिख सकते हैं और लिखा जाता है। जब ये आपका मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये आपके यहाँ पर 8 नंबर मुकम्मल हो रहे हैं। इसके बाद आप दरख्वास्त को बाकायदा ख़त्म करेंगे। सफ़े के दाएं तरफ आपने मोरखा लिखना है। जहां भी आपका ये पैराग्राफ ख़त्म होगा, वेरी नेक्स्ट लाइन पे आपने मोरखा लिखना है दाएं तरफ। उसके सामने आपने तारीख लिखनी है और ये तारीख का एक अंदाज आप देख रहे हैं। आप इसी अंदाज से तारीख लिखेंगे। कुछ अर्सा पहले बोर्ड में सिर्फ एक तरीका तारीख लिखने का सही तस्वर किया जाता था या उसको माना जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से 2 तरीके बोर्ड ने मुतारिफ करवा दिए कि अगर इन 2 तरीकों में से किसी भी तरीके से किसी स्टूडेंट ने तारीख लिखी होगी तो वो अंदाज दुरुस्त करार दिया जाएगा। तो ये दोनों तरीके आप देख रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी एक तरीके पर अपनी तारीख जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल तारीख के ऑपोजिट साइड पे सफ़े के बाएं जानिब आपने अल आरिज़ लिखना है या दरख्वास्त गुजार लिख दीजिए। ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं, अल-आरिज़ भी और दरख्वास्त गुजार भी। और उसके बाद आपका शुक्रगुजार, बाज़ दफ़ा आप लिखते हैं आपका ममनून, आपका एहसानमंद, आपका मशकूर, कुछ भी लिखते हैं तो उससे सबसे बेहतर यह है कि आपका शुक्रगुजार और नेक्स्ट लाइन में आप अलिफ पे जीम। बाज़ दफ़ा जब आप प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं तो आम तौर पर बच्चे लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, हालांकि ताबेदार का लफ्ज़ी मतलब होता है ताबे रखने वाला।
तो आप कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना लिखिए कि जो मुहमिल हो, जो समझ ना आने वाला हो। आप आसान उर्दू में लिखिए। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आप आसान उर्दू में लिखिए। तो ये तरीका है दरख्वास्त लिखने का। अब अगर आपने ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा तो आप ज़रा नोट कीजिए कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। बखिदमत जनाब से जो आपने एक नंबर लेना था वो आपको मिला, उन्वान से दूसरा, जनाब आली से तीसरा। नफ्से मजमून अगर आपने बहुत बेहतरीन लिखा है तो 5 में से 4 नंबर एग्जामिनर आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अल आरिस पे आ जाते हैं। अल आरिस पे 1 नंबर और मोरखा पे 1 नंबर, यानी 10 में से 9 नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फर्स्ट ईयर की उर्दू में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर दरख्वास्त, रसीद, रुदाद, मकालमा, तलखीस में अज्जा के नंबर मेंशन होते हैं जो कि एग्जामिनर ज़रूर देते हैं। और अगर आपने सही लिखे होते हैं तो ये नंबर आप हासिल करके अपने उर्दू के रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद एक अहम दरख्वास्त के बारे में कि वो कौन से उन्वानात हैं जो बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं और वही पेपर में आने का फिर भी चांस होता है। सबसे पहले और ज़रूरी जो मैंने आपसे बात की फ़ीस माफ़ी के हवाले से, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी दरख्वास्त हसूले सनद या हसूले सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किसी भी शोबे में कोई मुलाजमत आप हासिल करना चाहते हैं तो हसूले मुलाजमत के लिए दरख्वास्त, ये तीसरी अहम दरख्वास्त है। ये चंद एक उन्वानात आपको नज़र आ रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप हर रोज़ नहीं तो कम अज़ कम एक दिन के बाद एक दरख्वास्त अपने पास अपनी फ़ाइल में ज़रूर लिख कर रखें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपके पास जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसमें भी इजाफा होता रहेगा, उसमें निखार भी आता रहेगा। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये सवाल ऐसा होगा, तैयार हो जाएगा कि आप 10 में से 9 नंबर ले सकते हैं। मैंने इसीलिए टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपको बताना मुनासिब समझी, ताकि आप ये वो चीज़ें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चंद एक उन्वानात जो आप देख रहे हैं इनको आप नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें।